दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन भागों में बटा है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है ठोस, हमने पढ़ा था। पहला भाग होता है ठोस, ठीक है। दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। पहला आपका है ठोस, दूसरा आपका है द्रव, तीसरा आपका है गैस, ठीक है। पदार्थ जो है, हम लोग पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। यदि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ठोस पदार्थ होता है, देखिए प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे जो भी पदार्थ हो, चाहे आपका ठोस हो, चाहे आपका द्रव हो, चाहे आपका गैस हो, ये सभी के सभी पदार्थ, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तीनों में मैंने आपको बताया था अंतर क्या होता है। यदि हम ठोस की बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वे बिल्कुल आपस में जो है चिपक करके रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये, ठीक है। ये आपके ठोस के कण हैं, ये आपके ठोस के कण हैं। ओके, अच्छा। यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है कि द्रव के जो कण होते हैं तो उन कणों के बीच खाली स्थान होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, ये द्रव के कण है। क्या है? ये द्रव के कण है। यदि हम गैस की बात करें तो गैस में मतलब गैस के कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको दो बात यहां पर बताया था कि प्रत्येक कणों के बीच, पदार्थ के प्रत्येक कणों के बीच खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर ये जो कण है ये वास्तव में जो है द्रव सॉरी ठोस पदार्थ के कण है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक दो कणों के बीच जो मतलब प्रत्येक दो कणों के बीच यहां पर जो स्थान है, जो खाली स्थान है, वह बिल्कुल कम है, अर्थात न के बराबर है। यहां हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं कि ये जो है द्रव के कण है। क्या है? ये द्रव के कण है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि द्रव के कणों के बीच ये देखिए ठोस की अपेक्षा यहां पर ज्यादा स्थान है, ज्यादा रिक्त स्थान है। अर्थात ये मतलब ये दो कणों के बीच, द्रव के दो कणों के बीच देखिए ये खाली स्थान है, बिल्कुल खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ठीक है ना। ये रिक्त स्थान है और इन रिक्त स्थानों को हम लोग जो है पदार्थ की भाषा में अंतरा आणविक दूरी कहते हैं, ठीक है। जो ये खाली स्थान है, जो प्रत्येक दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को पदार्थ की भाषा में कहा जाता है अंतरा आणविक दूरी। ये आपका अंतरा आणविक दूरी हो गया, अंतरा आणविक आणविक अंतरा आणविक दूरी। अच्छा, अगर हम गैस की बात करें तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि गैस के कणों के बीच
अंतरा आणविक दूरी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैस के कणों के बीच जो है, जो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है वह बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने आपको दो बात बताया था, एक अंतरा आणविक दूरी, देखिए एक हमने आपको बताया था कि अंतरा आणविक अंतरा आणविक अंतरा आणविक बल, और मैंने फिर आपको दूसरा बताया था अंतरा आणविक अंतरा आणविक अंतरा आणविक दूरी। ठीक है ना। देखिए प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच, चाहे जो भी पदार्थ हो, चाहे आपका ठोस पदार्थ हो, चाहे आपका द्रव पदार्थ हो, चाहे आपका गैस पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, तो प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कण एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ठोस के कण बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, अच्छा, उसी आकर्षण बल को कहा जाता है अंतरा आणविक बल। कहने का मतलब हुआ कि ठोस के कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ठोस के कण आपस में चिपके होते हैं, सटे होते हैं। अगर हम यहां की बात करें तो द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए इन द्रव के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान को कहा जाता है अंतरा आणविक दूरी। मेरा कहने का मतलब हुआ कि ठोस के कणों के बीच, ठोस के प्रत्येक कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है। द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक बल बिल्कुल जीरो के बराबर लगता है, मतलब कोई बल नहीं लगता। सच्चाई तो यह है, रियलिटी तो यह है कि गैस के कणों के बीच कोई भी अंतरा आणविक बल काम नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ कि गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल, कोई अंतरा आणविक बल नहीं लगता है। यही रीजन है कि गैस के कणों के बीच बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, बहुत ज्यादा अंतरा आणविक दूरी होता है। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब इसी पर आधारित हम लोग जो है पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। क्योंकि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में ये सारी बात आएंगी, इसीलिए मैंने आपको एक बार इस चीज को याद दिला दिया, जबकि हमने आपको यह सारी बात इसके ठीक पिछले वीडियो में बताया है, समझाया है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसकी चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। चलिए चलिए, अब ये बात कंफर्म हो गई कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन वे कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, अत्यंत छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, लेकिन ये माना जाता है कि सूक्ष्मदर्शी से बहुत कम दिखाई देता है। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि पदार्थ का जो कण है, माने जिन कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं, वे कण बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण, मतलब पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। तो पहला इसका जो है अभिलाक्षणिक गुण है क्या, पदार्थ के कण अत्यंत अत्यंत या अत्यधिक, पदार्थ के कण अत्यधिक
छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी क्या है? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में दूसरा गुण यह है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। अभी मैंने आपको समझाया, उन खाली स्थानों को कहा जाता है अंतरा आणविक दूरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ के प्रत्येक कणों के बीच रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है। हम लोग इस बात पे यहां पे लिख सकते हैं, पदार्थ के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि जो है पदार्थ के जो कण होते हैं वे वास्तव में निरंतर गति करते रहते हैं। हालांकि वो दिखाई नहीं देता, मतलब कहने का ये हुआ कि ठोस के जो कण होते हैं वे भी गति करते हैं, द्रव के कण वे भी गति करते हैं, और गैस के कण भी गति करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस के जो मतलब ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच भी गति होता है, लेकिन वहां पर जो गति होती है वह बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत ही कम मोशन करते हैं। और वे गति क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। मतलब उनकी जो गति करने की जो दिशा होती है वह चारों तरफ होती है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कण है, 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 ये कण। हम मानते हैं कि कोई एक पदार्थ है और उस पदार्थ का ये कण है। जब ये गति करते हैं तो गति करते समय अपने पड़ोसी कणों को बराबर धक्का मारते रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, जिसकी वजह से इस कण का गति इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस कण का गति आगे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं और इनके गति की जो दिशा होती है वह अनियमित होती है। मतलब किसी भी दिशा में गति की दिशा होती है, चारों तरफ इनकी गति की दिशा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब इनके कण आपस में गति करते हैं तो गति करते समय प्रत्येक कण अपने पड़ोसी कण को धक्का मारता रहता है, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी कण भी गति करने लगता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि पदार्थ का प्रत्येक कण लगातार गतिमान होता है, लगातार गति करता है। इस बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे, पदार्थ का प्रत्येक कण लगातार गति करता है। पदार्थ के प्रत्येक कण लगातार गति करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, चौथा है पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते रहते हैं। हमने आपको बताया कि आकर्षण बल को ही अंतरा आणविक बल कहा जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इस बात हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं, लगाते हैं। लिखेंगे, पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे पर
दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते रहते हैं, लगाते रहते। ठीक है, ये जो है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। आइए इस बात को हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, साबित करते हैं कि वास्तव में ये बात सत्य है। चलिए भैया, इसको हम लोग सिद्ध क्या करें। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। अगर हम मान लीजिए कि मेरे हाथ में कोई चाक है, यदि हम चाक को तोड़ दें तो वह चाक पाउडर में बदल जाता है। तो जो पाउडर में बदल जाता है, हम लोग उसको देख सकते हैं कि उसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे कण है ना, बहुत छोटे छोटे कण हैं। फिर यदि हम उन कणों को आपस में जमा दें तो जमने से फिर वह चाक बन जाता है। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि पदार्थ के कण जो है अत्यधिक छोटे होते हैं और प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अरे भाई, यदि हमारे पास कोई चाक है, यदि हम चाक को तोड़ दें, पीस दें, तो वह चाक पाउडर में बदल जाता है। तो जो पाउडर में बदल जाता है, तो पाउडर का जो एक कण होता है उसी को हम लोग कहेंगे क्या, चाक का कण, यानी कि पदार्थ चाक का कण। और हम लोग देखते हैं कि वह बहुत ही छोटा है। यदि हम उसको आपस में फिर से जमा दें तो वह फिर जो है चाक बन जाता है, जो कि ठोस पदार्थ होता है। तो वही बात है कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करें। मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई एक थर्मस है। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक बर्तन है, पात्र है। ओके, चलिए, इस बर्तन में हम मान लेते हैं कि यहां तक मतलब 2 लीटर देखिए पानी भरा है, जल भरा है। क्या भरा है, जल भरा है। तो हम लोग जानते हैं कि जल के कणों के बीच या द्रव के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ऐसे ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये मान लेते हैं आपका द्रव है और ये द्रव के कण है। हमने मान लिया कि यहां तक द्रव भरा है और यहां तक जो है पात्र में, यहां तक जो द्रव है या पानी है, वह पानी 2 लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है, इस बर्तन में 2 लीटर तक पानी भरा है। हमने क्या किया कि इस बर्तन में, इस पानी में, इस द्रव में हमने क्या किया कि 1 चम्मच हमने शक्कर डाल दिया। क्यों भाई, हम लोग अगर पानी में शक्कर को डाल देंगे तो वह शरबत बन जाता है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस शरबत को पिए होंगे। चलिए भाई, जब हम मान लेते हैं कि इसमें हमने जो है थोड़ा सा मान लेते हैं कि 10 ग्राम या 20 ग्राम हमने इसमें शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दिया। तो जब हम शक्कर को डाल देंगे तो यह शक्कर इस पानी में धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि जब यह शक्कर हमने इसमें मिला दिया तो इस पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जितने लेवल तक पानी भरा था, जब हमने शक्कर को मिला दिया, तो मिलाने पर हमने यह देखा कि जितने लेवल तक पानी भरा था, जल भरा था, उतने लेवल तक ही पानी का स्तर है। माने कि पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जितने स्तर तक पानी भरा था, उतने स्तर तक ही उसमें जो है पानी स्थिर है। अच्छा, वास्तव में हुआ क्यों ऐसा हुआ भाई? होना तो यह चाहिए था कि जब हमने इसमें 20 ग्राम चीनी डाला
तो इस पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। जब हमने 20 ग्राम चीनी को इसमें डाल दिया तो डालने के बाद हमने देखा कि जब यह चीनी इसमें घुल गया तो पानी का लेवल ठीक उसी प्रकार उसी अवस्था में बना है, अर्थात इस पानी के लेवल में, इस पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना, ठीक उतने लेवल तक ही जो है ये आपका शरबत बन गया। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस पानी का स्तर लेवल नहीं बढ़ा? क्योंकि जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में ये शक्कर आ गए, शक्कर के कण आकर के समाहित हो गए इसमें, है ना। ये देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी के कणों के बीच एक खाली स्थान है, इसी खाली स्थान पर चीनी के कण आकर के सेट हो गए। इसी वजह से पानी के लेवल में स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर ये रिक्त स्थान नहीं होता तो जैसे हमने चीनी को इसमें मिलाया, ये पानी का स्तर बढ़ जाता, लेकिन यहां पर चीनी को मिलाने पर इस पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पानी का स्तर नहीं बढ़ा। ये सिद्ध करता है पानी का स्तर, पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ये सिद्ध करता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब तीसरा है पदार्थ के प्रत्येक कण लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करें? मान लीजिए कि कोई एक कमरा है, उस कमरे में हमने जो है अगरबत्ती जला दिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो अगरबत्ती से जो सुगंध आई, जो गैस के कण निकले, वे कण गति करते 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 पूरे कमरे में फैल गए। अगर कणों के बीच गति नहीं होता, अगर गैस के कणों के बीच, अगर अगरबत्ती के गैस के या अगरबत्ती के धुएं में या अगरबत्ती के धुएं के कणों में यदि गति नहीं होता तो हमें उस कमरे में उसकी सुगंध नहीं सुनाई देता। इसका मतलब यह हुआ कि जो है जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो अगरबत्ती का जो धुआं है, जो उसका गैस है, गैस के जो कण हैं, वे गति करके पूरे कमरे में फैल गए, जिसकी वजह से उसकी सुगंध हमारे हमारे नाक तक आ गई। हमने उसकी सुगंध को पहचान लिया। ठीक है, तो ये सिद्ध कर रहा है भाई, जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो हमने देखा कि उसके कण पूरे कमरे में फैल गए। तो फैलने का मतलब ये हुआ कि उस अगरबत्ती के धुएं में जो कण हैं वे गति करते करते पूरे कमरे में फैल गए। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पदार्थ के प्रत्येक कण लगातार गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कमरा जो है अगरबत्ती के धुएं से भर जाता है। या मान लीजिए हवा है, अगर हम अपनी इस खिड़की को खोल दें तो ठंडी हवा आ करके हमारे कमरे में भर जाती है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है कि उस हवा के जो कण हैं वे गति करके हमारे कमरे में आ जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है, हमें ठंडा लगता है। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि पदार्थ के कण जो है वे लगातार मोशन करते रहते हैं। अच्छा, पदार्थ के कण अगर गति कर रहे हैं तो गति की वजह से हम लोग जानते हैं कि जो है यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो उस वस्तु में गति के कारण उस वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो गति के कारण ही उस वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम मान लीजिए कि जैसे अगर हम पानी को उबालें, गर्म करें, तो हम लोग देखते हैं
कि पानी जो है वह वाष्प में बदल जाता है, बहुत तेजी से बदलने लगता है। यानी कि ये मतलब ये हुआ कि जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जब उसको हम तापमान दे रहे हैं, अब पानी के कणों का जो है वो गति बढ़ गया, और जब गति बढ़ गई तो गति बढ़ने की वजह से उस पानी के कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से जो है वह बहुत तेजी से पानी जो है वह वाष्प में बदल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पदार्थ को गर्म करें तो गर्म करने से उस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब चौथा है, पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते रहते हैं। आकर्षण बल का मतलब वही अंतरा आणविक बल। देखिए, अगर आकर्षण बल नहीं लगाते तो ये व्हाइट बोर्ड का शेप ज्यों का त्यों लगातार बदलता रहता। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस व्हाइट बोर्ड का जो है शेप है, जो आकार है, बिल्कुल फिक्स है। क्यों फिक्स है? इसलिए फिक्स है क्योंकि व्हाइट बोर्ड के जो कण हैं वे आपस में बहुत मजबूती से अंतरा आणविक बल एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। अगर वह अंतरा आणविक बल आरोपित ना करते, यदि इस व्हाइट बोर्ड के कण अंतरा आणविक बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं करते, तो इस व्हाइट बोर्ड का जो आकार है वह लगातार बदलता रहता। ठीक है ना? इससे यह प्रूफ हो रहा है कि पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि ठोस, देखिए, ठोस पदार्थ में आकर्षण बल द्रव से ज्यादा होता है, और द्रव में आकर्षण बल, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल वह गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। कहने का मतलब हुआ कि ठोस में आकर्षण बल ज्यादा लगता है द्रव की अपेक्षा, और द्रव में गैस से ज्यादा, द्रव में आकर्षण बल गैस से ज्यादा लगता है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच लगता है, और सबसे कम या ना के बराबर आकर्षण बल गैस में लगता है। इसीलिए जब गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल, कोई अंतरा आणविक बल नहीं लगता है, तो गैस जहां भी हम लोग देखते हैं, जैसे कोई अगर धुआं कहीं से निकल रहा है तो वह धुआं चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उस धुएं के कणों के बीच कोई आकर्षण बल, कोई अंतरा आणविक बल काम नहीं करता है। अच्छा, जैसे आपका द्रव है, हमने आपसे बताया कि अगर हम द्रव को कहीं, पानी को कहीं फेंक दें तो वह पानी जो है फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने एक लोटा पानी लिया, यदि हम उस पानी को ग्लास में रख दें तो अब उस जो पानी का आकार है वह लोटे से गैस के आकार में हो गया। जब पानी लोटे में था तो उस पानी का आकार लोटे जैसा था। जब हमने उसी पानी को जब हमने बड़े पात्र, मान लेते हैं कि हमने जो है भगोना में ले लिया, तो अब उस पानी का आकार लोटे से भगोने के आकार में हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह ठोस की अपेक्षा कम लगता है। इसीलिए द्रव का जो आकार है वह निश्चित नहीं होता है। यही रीजन है कि द्रव का आकार वह निश्चित नहीं होता है। बात करें गैस की, हमने आपसे बताया कि गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है, इसीलिए गैस हमेशा चारों तरफ फैलता रहता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे।